Hello class 7th. Today I will tell you the chapter Geography. लेसन नंबर 9 हाइड्रोस्फीयर। आपके इस वीडियो में हाइड्रोस्फीयर जो चैप्टर है मैं आपको वो टीच करने जा रही हूँ कि स्टोरी बेस्ड सो दैट यू विल लर्न इट वेरी 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 वेल एंड यू विल नॉट टेक लॉट्स ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दैट। So guys, let's begin the story based chapter of the hydrosphere. It is said rightly that the Earth is the only planet in our solar system that water means to say कि जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसमें जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी अर्थ के ऊपर है वो सारा हम इंक्लूड करते हैं। ये जो वाटर होता है चाहे वो लैंड पे है या फिर बिलो द लैंड है या फिर स्काई में एज अ क्लाउड्स है वो सारा हम इंक्लूड करते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो वाटर जो अर्थ पे होता कितना है 100% में से 97% तो ओशियन वाटर होता है और ओनली 3% ही जो है वो फ्रेश वाटर होता है जिसमें से कि 1% अवेलेबल होता है हमारे पीने के लिए। सो अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे 29% है और 70% यहाँ पर ग्लेशियर्स में है और जो रिवर्स और लेक्स में 1% है। सो लेट्स सी नाउ कि ये जो वाटर है वो हमें कहाँ पे अवेलेबल होता है और हमें कैसे मिलता है। ये जो वाटर है अर्थ के ऊपर जहां भी है देखो ऑलवेज मूविंग थ्रू ऑल स्पेयर्स, हर स्पेयर्स में से इसको हम लेके चलेंगे। 71% अर्थ के ऊपर होता है ओशियंस में, बाकी होता है लेक्स में रिवर्स में और जो रेन के थ्रू आता है या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है या जो ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड से जो नीचे गिरती है उन सबको हम इंक्लूड करते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें हम इन चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं। अब जो बात आती है हमारी हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड वो क्या है कि हमें देखना है कि ये जो वाटर है वो हमारे पूरे एनवायरमेंट में कहाँ से और कैसे आता है। तो आपको पता है वाटर लाइफ साइकिल क्या होती है कि वाटर कैसे कैसे आता है और कैसे हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो जो वाटर लाइफ साइकिल है इसके अंदर आपको पता है कि पहले क्लाउड से रेन आती है, रेन से फिर ये वाटर लैंड के ऊपर आता है, वो कहीं ओशियन में जाता है कहीं फील्ड पे जाता है और कभी फिर उसके बाद उसको सनरेज एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद वो क्लाउड्स में दोबारा से पहुंच जाता है। तो ये होती है हमारी वाटर लाइफ साइकिल जिसमें कि हमारा 3% ऑफ वाटर लैंड के ऊपर होता है जो हमारा फ्रेश वाटर माना जाता है और 70% जो वाटर है वो हमारा आइस के रूप में ग्लेशियल आइस के रूप में अर्थ पे होता है। इससे पहले आपको सीखना है कि हमारे अर्थ में ये स्पेयर्स कितने हैं। हम इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लिथोस्फेयर जो कि सॉलिड अर्थ होती है। सेकंड हमारा होता है हाइड्रोस्फेयर जिसमें कि जितना भी वाटर होता है ऑल द वाटर फाउंड ऑन अर्थ या उसके बिलो होता है या फिर उसके ऊपर होता है क्लाउड्स के फॉर्म में, वो सारा हमारा हाइड्रोस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर हमारा होता है इस जिसमें हमारी गैसेस होती हैं और बायोस्फेयर ऑल लाइफ ऑन द अर्थ की अर्थ पे जो भी हमारी लाइफ है वो हमारा बायोस्फेयर होता है। अब बात आती है वाटर साइकिल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी वाटर साइकिल कैसे होती है। रेन ड्रॉप्स जैसे ही लैंड पे आती हैं उसके बाद उसको सनरेज एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म में दोबारा से वापस चली जाती हैं। तो ये होती है हमारी वाटर लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे कैसे मतलब जो सरफेस होता है वहां से, ठीक है, ओशियन से, लैंड से, फील्ड से, जहां से भी हो सकता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये इसको जो है हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर आता है हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ओशियन और सीज में है वो हमारा होता है 97%, जो पोलर आइस होता है 2.150 और अंडरग्राउंड वाटर होता है हमारा 0.6, रिवर और लेक्स में हमारा होता है 0.01 और एटमॉस्फेयर में हमारा होता है 0.001। सो ये होता है हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हमारा जो वाटर है, इसमें कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ ओशियंस, ये जो वाटर है हमारा कहीं पे तो कॉन्टिनेंट्स में हो जाता है और कहीं पे ओशियंस में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो नॉर्थर्न होता है, जो हेमिस्फेयर है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो लैंड है, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट में साउथ हेमिस्फेयर में ये वाटर से कवर्ड होता है। और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं। तो हमारे क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो हर जगह पे चेंज मिलता है। इसी की वजह से, क्योंकि हमारा वाटर कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो उसके ऊपर, जो क्लाइमेट है उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो बुरी तरह से पड़ता है। और हमारा जो क्लाइमेट है वो कहीं पर सही होता है, कहीं पर कम होता है, तो कहीं पे ज्यादा होता है। अब बारी आती है सीज एंड ओशियंस की। जो सीज और ओशियंस होते हैं उसमें आपको पता है कि बहुत सारा जो पार्ट है सीज और ओशियन से कवर्ड होता है। और इसकी जो एवरेज जो गहराई होती है वो 3800 मीटर होती है नीचे से। आपको एक बात पता है, मीन सी लेवल होता है। मीन सी लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हम एवरेज सी लेवल को मेजर करते हैं, एवरेज सी लेवल को मेजर करना ही मीन सी लेवल कहलाता है। और ओशियंस जो है उनके डीपेस्ट पार्ट में भी जाकर के देखा जाता है कि इसकी गहराई कितनी है। और जो एवरेज सी लेवल है इट इज टेकन एज 0 मीटर। दूसरा हमारा है एटलांटिक, और थर्ड हमारा होता है इंडियन ओशियन। तो ये हमारे जो वो मेजर ओशियंस होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि मेजर ओशियंस है पैसिफिक ओशियन, जो कि लार्जेस्ट होता है और डीपेस्ट भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/2 अर्थ। अर्थ का जो है आधा सरफेस तो इसी से भरा हुआ है। और ये आपको पता है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से है इसका एरिया। उसके बाद बारी आती है एटलांटिक ओशियन की। जो एटलांटिक ओशियन होते हैं वो 106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और इसके बाद आपको पता है इट फॉर्म्स अ ब्रॉड एस शेप। एस जो अल्फाबेट होता है ना इंग्लिश का, उसकी शेप को ये कवर करता है। इसके साथ ही जो एस है वो बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाबेट से सिमिलरिटी करता है। और जो इंडियन ओशियन, थर्ड हमारा कौन सा बचा, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन के अंदर जो है वो 73.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। और जो इंडियन ओशियन होता है ये ट्रायंगल शेप में पाया जाता है। उसके बाद हमारी टर्न आती है लेसर ओशियंस की, मतलब जो छोटे वाले हैं। अब वो छोटे वाले कौन से बचे हमारे, रिमेनिंग 2। इनका नाम है, पहला है आर्कटिक और दूसरा हमारा एंटार्कटिक। तो ये जो है हमारे दोनों लेसर ओशियंस पाए जाते हैं। इसमें जो हमारा आर्कटिक हमारा जो ओशियन है वो कितने एरिया को कवर करता है, ये फ्लोटिंग आइस और जो एरिया है उसको कवर करता है 14.05 मिलियन स्क्वायर्स में, ये मिलियन स्क्वायर्स में है। और जो एंटार्कटिक ओशियन है वो सराउंड करता है एंटार्कटिक को, कॉन्टिनेंट को। और इसके साथ ही ये किससे कवर होता है, इनफैक्ट जो एंटार्कटिक ओशियन है वो साउथर्न एक्सट्रीमली 3 मेजर ओशियंस के अंदर, जैसे नेम हमारे पता ना, पैसिफिक है, एंटार्क्टिक है और इंडियन ओशियन है, इनके अंदर इसको कवर करता है। और इसलिए इसको हम जो साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो 2 लेसर ओशियंस है वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा आर्कटिक और दूसरा हमारा एंटार्कटिक। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर कैसे आता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सी और ओशियन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। 97% जो हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है इसके ऊपर पाया जाता है। और ये कवर करता है कितने एरिया को, 3 पॉइंट, कितने एरिया को कवर करता है, ऑब्वियसली 3.6 इंटू 10 पावर 8, इतने स्क्वायर को। मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1350 मिलियन क्यूबॉइड को ये कवर करता है। और ये हाइड्रोस्फीयर मतलब यहाँ पर इतना सारा वाटर इसमें पाया जाता है। ये सीज के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर। भी कॉम्पोजिशन क्या है यहाँ पर, आपको पता है कि फ्रेश वाटर और जो ओशियन वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। अनलाइक जो फ्रेश वाटर है, ओशियन वाटर के अंदर जो है आपको पता है सॉल्ट पाया जाता है। और इसलिए हम इसकी प्रेजेंस को डिसोल्व करते हैं मिनरल्स के अंदर।
और जो सी वाटर है कंटेन करता है, मतलब सी वाटर के अंदर क्या क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन होता है सी वाटर के अंदर, जिसकी वजह से जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, नमकीन हो जाता है पानी। और इसी के साथ हम इसको ये कवर करते हैं, लेकिन हमारा जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होने की वजह से हम पीने में यूज नहीं करते। और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम होता है, सिलिकॉन होता है, वो भी सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब आती है हमारी मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। भी ओशियन वाटर की मूवमेंट्स कैसे कैसे होती हैं। देखो वाटर जो तो कैसे मूव करता है, यहाँ पर जो वाटर मूव करता है थ्री वेज में करता है। एक तो जैसे वेव्स की फॉर्म में, दूसरा होता है टाइड्स की वे में, और थर्ड होता है करंट की वे में। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे हमारा वाटर मूव करता है। सबसे पहले हमारा आता है कौन सा, वेव। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, वेव्स आता है। सबको पता है लहरें, एक तो लहरों की फॉर्म में होता है वाटर जो एकदम से ऊपर उठता है और फिर नीचे गिर जाता है, ये हमारा होता है वेव्स की फॉर्म में, जो कि बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर पाया जाता है। आपको पता है जैसे सुनामी आई थी तो वो भी जो है अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स थी बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई थी, जिसकी वजह से वहां पर सुनामी आ गए थे। तो इसलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनाउंस किया था, यहाँ पर एक प्लानिंग भी की थी, एक अनाउंसमेंट भी की गई थी एडवांस में कि सुनामी के लिए वार्निंग जो सिस्टम वो बनाया जाए। तो इंडियन ओशियन के अंदर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट की हेल्प से यहाँ पर ऐसे सिस्टम सेट किए कि अगर सुनामी आने को होगी तो पहले ही कुछ ना कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि सुनामी को रोका जा सके, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही सुनामी आएगी उसके आने से पहले वो वार्निंग जरूर देगा कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, तो इस एरिया को जल्दी से खाली कर दिया जाए। इसके साथ ही सेकंड हमारा जो होता है वो होता है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स जो होते हैं वो राइथमिक नेचर होते हैं, नेचर में राइथमिक होते हैं। मीन्स यहाँ पर टू टाइप से होते हैं। पहला जो है हमारा वो कौन सा होता है, स्प्रिंग टाइड्स होता है। अब देखो रिवर्स हमारे हैं, ठीक है, हमारे पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये सारे हमारे वाटर के सोर्स होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो टाइड होते हैं टू टाइप से होते हैं। पहला जो है हमारा वो कौन सा, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। पहला कौन सा, स्प्रिंग टाइड, जिसमें कि हमारा मून, अर्थ और सन एक ही रो में होते हैं। सेकंड हमारा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, जब मून, सन, अर्थ ये सारे एक ही लाइन में आते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा होता है नीप टाइड्स। नीप टाइड केसेस में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों एक ही रो में नहीं होते, इनका कोई भी राइट एंगल नहीं होता। मीन्स ये 3 क्वार्टर मून होते हैं, और सन और मून ये राइट एंगल्स के साथ ही जो है वो अर्थ के साथ होते हैं, लेकिन ये एक लाइन में नहीं होते। सो द gravitational pull the moon is partially cancelled by the gravitational pull। और यहाँ पे जो सन है वो टाइड्स आर नॉट सो हाई, ज्यादा हाई नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये एक रो के अंदर नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो एडवांटेजेस होती है वेव्स और टाइड्स की वो क्या होती है कि जो सी कोर्ट्स होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, वहां पर इनकी लहरें आती हैं, इतनी हैवी लहरें आती है कि कभी कभी तो ये बहुत ही ऊंची उड़ जाती हैं। और यहाँ पर जो टाइड्स होते हैं ये इनकी वजह से भी इनके ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन जो वेव्स और टाइड्स होते हैं ब्रिंग इन द टेक बैक सेडिमेंट्स विच हेल्प फ्रॉम वेरियस कोस्टल लैंडफॉर्म्स, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बन जाती हैं। टाइड्स जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं नेविगेशन करने में और फिशेस को कैच करने में। जो टाइडल्स होते हैं, जो वेव्स, वो क्या करते हैं यहाँ पर टैप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी काफी हेल्प करते हैं। और जो टाइड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं क्लियरिंग करने के लिए रिवर के माउथ्स को। इसलिए रिवर जो जैसे हुगली रिवर है ना इंडिया के अंदर, तो उस रिवर में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ओशियंस होते हैं, ओशियन के अंदर थर्ड पॉइंट आता है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या होते हैं भाई, यहाँ पर जो ओशियन करंट्स होते हैं, आपको पता है जो ओशियंस हैं उनका जो शेप होता है, शेप में जैसे कॉन्टिनेंट होते हैं, डायरेक्शन जो होती है इनकी प्रिवेलिंग विंड्स होती है, विंड्स की वजह से इनके अंदर करंट आते हैं। जैसे हवा चलती है तो वाटर जब बहने लगता है तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर करंट सा आया हुआ है।
इनकी जो रोटेशन होती है, इनके चलने का वे ऐसे होता है जैसे करंट साइंस के अंदर लगा हुआ हो, तो वेव्स के फॉर्म में ये आती हैं। और ये कैसे होती है, इनका जो रोटेशन है अर्थ के अंदर वो जो है वो क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज किस में चलता है, साउथ में। मीन्स टू से जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें तो रोटेशन चलती है अर्थ की क्लॉकवाइज, और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें चलती है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से ओशियंस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं उसके करंट के अंदर। मीन्स जो वार्म वाटर होता है या कोल्ड वाटर होता है ओशियन का, उसमें करंट सा बनता रहता है। करंट बनने का मतलब कि लहरें जो हैं वो एक के बाद ऐसी आती रहती है जैसे इनमें करंट आया हुआ हो। तो यहाँ पर इस चीज को डिफरेंट कर देती हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ ओशियंस करंट्स। अब इसके क्या असर होते हैं भाई, इसके क्या असर पड़ते हैं अगर इसके अंदर करंट्स आते हैं, तो जो वॉइंड होते हैं, इसको पता ना हवा चलती है, तेज हवा के चलने से इसमें करंट से बनने शुरू हो जाते हैं। एक जब वार्म ओशियन होता है उसमें करंट बनते हैं, जब मिडल में वो आ जाती है, बिल्कुल मिड में आते तो एकदम से उसके अंदर अपने आप से लहरें बनने लगती हैं। और जब ये कोल्ड और वार्म ओशियन होता है, जब करंटली एकदम से बनता है तो ये फॉग भी बन जाते हैं, मतलब फॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सीज और ओशियंस के ऊपर दिखाई देती है। मीन जैसे धुंध की तरह दिखाई देता है ना, तो कोल्ड और वार्म जो ओशियन के करंट आपस में जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि फॉग एकदम से बन जाती है, जो कि सीज और ओशियन के अंदर होती है। अब जो शिप्स होती हैं, जो नाव होती हैं, वो भी और ज्यादा तेजी से यहाँ पर चल सकती हैं और अपने टाइम को और अपने फ्यूल को वो बचा सकती है। मीन्स शिप्स जितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, यहाँ पर इनका जो टाइम है और फ्यूल है वो बचता है। यहाँ पर एक बात आती है वार्म वाटर की और कोल्ड ओशियन की। जब इसमें करंट आपस में मिलता है तो रिच फिशिंग जो होती है ग्राउंड की वो भी कवर हो जाती है, और जो प्लेट्स होती हैं आइडल ऑफ ग्रोथ के, वो भी यहाँ पर क्या है, जो फूड होता है फिश के लिए उसको अवेलेबल करवाती है। अब इसके बाद आता है पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड इट्स इफेक्ट। तो जो पोल्यूशन होता है, आपको सबको पता है कि वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है, जो रिवर्स होगी, पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, ये सारी वाटर बॉडीज होती है जिसके अंदर वाटर होता है। और आपको पता है कि इनका इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है। अगर इसको पोल्यूशन के अंदर अगर पोल्यूटेड कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे वाटर पीने लायक या यूज करने लायक नहीं होता। इसके अंदर जैसे फैक्ट्रीज का केमिकल का पानी जाता है जिससे केमिकल मिक्स हो जाती है, और ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लॉस का रीजन बनता है, क्योंकि इसकी वजह से जो पानी है वो यूजेबल नहीं होता और जो वाटर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। जो टेम्परेचर है सी का, वाटर का, वो जो है वो बढ़ जाता है। जो सी आइस है वो मेल्ट होती है, पिघलती है। जो समुद्र की आइस है जब वो पिघलने लगती है तो इसको वाटर की फॉर्म में वो बहने लगती है। और इसी के साथ जो है कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे पिंगविन होगी या जो फिशेस होगी वो सारे वाटर के अंदर रहती हैं, जैसे वेल फिश हो गई, तो उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है कि अगर वो आइस ब्रेक नहीं होता, तो इसलिए जो है उनको फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है, उनको खाने की कमी हो जाती है अगर पानी उसके अंदर जम जाता है। इसके साथ ही जो रेन होती है, मौसम के साथ जैसे मानसून आती है तो रेन आना शुरू हो जाती है, और रेन की वजह से यहाँ पर जो है कभी कभी जो पोल्यूटेड थिंग्स है, पोल्यूटेड मटेरियल्स है, वो सारे उस समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही डर्टी प्लेसेस हो जाते हैं। इसी वजह से जो ब्यूटीफुल हमारे ये प्लेसेस होते हैं, समुद्र होता है, रिवर्स होती हैं, तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर पोल्यूटेड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत बुरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी इसी की वजह से होती है। जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर से स्नोफॉल होती है और पानी गिरने लगता है। जो रेन वाटर होता है वो भी जो है वो जल्दी से नीचे आने लगता है, कहाँ से, माउंटेन्स से, और जो पहले जो है वो ड्रिंकेबल हो जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन बाद में एसिड रेन होने की वजह से, अब एसिड रेन कौन सी होती है,
एसिड रेन वो रेन होती है जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद पहली बारिश होती है, जिसमें केमिकल्स, गैसेस, बहुत सारे एसिड्स जो वो मिले हुए होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है और जैसे ही बारिश आती है वो सारा पोल्यूशन उस बारिश के थ्रू नीचे आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है। और अगर कोई भी उस बारिश में नहा लेता है तो उसको बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लंबे टाइम के बाद जब बारिश आती है तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, जैसे सल्फ्यूरिक होता है, निट्रिक होता है, एसिड्स होते हैं, पोल्यूटेड थिंग्स होती हैं, जिसमें कि नहाना नहीं चाहिए। तो इससे एनवायरमेंट क्लीन हो जाता है जैसे ये बारिश आती है। और ऐसे ही सबसे अच्छी बात होती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बट पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड था। इसके अंदर आपको बताया गया कि किस किस फॉर्म में यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, कितना होता है, कहाँ कहाँ होता है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू विद द फॉर्म ऑफ द स्टोरी सो दैट यू विल लर्न इट वेरी वेल। अगर इसी स्टोरी बेस्ड में आपको और चैप्टर्स चाहिए सो यू कैन टेल मी।